नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का। तो इससे पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, यदि आप लोगों को नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जा कर के वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और ये कुल मिलाकर आप लोगों के यही कुछ 600 या 650 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आप लोगों को ये मिल जाएंगे। और अभी तक आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और टेलीग्राम को तो आपको ज्वाइन ही करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है नीचे टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप अपने सिलेबस से मिला भी सकते हैं, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे नहीं इसको, पढ़ेंगे तो इसमें आपका समय और बर्बाद होगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़ेंगे नहीं इसको। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों भाग 1, इसमें आ जाता है मधुमक्खी पालन और चारागाह संचार कीट एवं रोग आ जाते हैं। तो इसमें बताया गया मधुमक्खी के लिए मकरंद, नेक्टर और पराग प्रदान करने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि वी फ्लोरा या वी पास्चुरेज क्या है। सॉरी, ये इसका राइट आंसर है ए वाला, वी फ्लोरा या वी पास्चुरेज कहा जाता है, ठीक है। वो हमें ये लगा कि दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसी में मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है आंसर है, सही आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खियों में वैगल डांस भोजन के स्रोत की कितनी दूरी होनी चाहिए। भोजन के स्रोत की कितनी दूरी होनी चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो है बी वाला, 100 मीटर से अधिक होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भोजन का स्रोत छत्ते के पास 100 मीटर से कम होने पर मधुमक्खी कौन सा नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? राउंड डांस करती है। कैसा करती है? राउंड डांस करती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के संचार पर पौधे के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था। शोध के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कार्ल वॉन फ्रिश को मिला था। किसको मिला था? कार्ल वॉन फ्रिश को मिला था। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी का वैगल डांस किस अंग्रेजी अक्षर या आकार से मिलता जुलता है। तो किसे मिलता है? 8 से मिलता जुलता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अमेरिकी फाउल ब्रूड रोग का कारक कौन सा जीव है। रोग का कारक कौन सा जीव है। तो कौन सा जीव है दोस्तों? ए वाला राइट हो जाएगा, पीनी बेसिलस लार्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेनी बेसिलस लार्वा हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि चाक ब्रूड रोग मधुमक्खी में किसके कारण होता है। चाक ब्रूड रोग मधुमक्खी में किसके कारण होता है। किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कवक के कारण होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि नोसेमा रोग मधुमक्खी के शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। किस भाग को प्रभावित करता है? तो किस भाग को प्रभावित करता है? मध्य आंत को प्रभावित करता है। कौन सा रोग? नोसेमा रोग। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एक्रोपाइन रोग मधुमक्खी में किस संक्रमण से होता है। तो किस संक्रमण से होता है? तो ये श्वास नली का घुन, ठीक है, एक्रेपिस वोडी से होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के छत्ते का सबसे खतरनाक बाह्य परजीवी घुन कौन सा है। एक्टो पैरासाइटिक
माइट कौन सा है, तो कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी वाला, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, ठीक है। वेरोआ डिस्ट्रक्टर और ट्रोपिला लेप्स क्लेरिया। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मोमी मोथ या वैक्स मॉथ का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोमी मोथ या वैक्स मॉथ का वैज्ञानिक नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला, गैलेरिया मेलोनेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलेरिया मेलोनेला हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वैक्स मॉथ छत्ते को कैसे नुकसान पहुंचाता है। छत्ते को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इसकी सूंड मोम को खाती है और सुरंगें बनाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के छत्ते को तबाह करने वाला प्रमुख शिकारी कीट कौन सा है। मधुमक्खी के छत्ते को तबाह करने वाला प्रमुख शिकारी कीट कौन सा है, तो कौन सा है प्रमुख शिकारी कीट, बताइए है येलो जैकेट या वास्प वेस्पा SPP, ठीक है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में पाई जाने वाली घरेलू स्वदेशी मधुमक्खी प्रजाति कौन सी है। कौन सी है ये, एपिस भी वाला राइट हो जाएगा, एपिस सेरेना इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपिस सेरेना इंडिका है जो कि स्वदेशी है, ठीक है, घरेलू है मधुमक्खी है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे इटालियन मधुमक्खी कहा जाता है, व्यावसायिक उत्पादन के लिए सबसे लोकप्रिय है, तो कौन सा है सबसे लोकप्रिय मधुमक्खी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी वाला, एपिस मेलिफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपिस मेलिफेरा हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रोक बी या सारंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। रोक बी या सारंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, जो आकार में सबसे बड़ी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला, एपिस डोरसेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपिस डोरसेटा मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है और ये जो है आकार में सबसे बड़ी होती है। रोक वी या इसको सारंग भी कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लिटिल वी के नाम से जाना जाता है। लिटिल वी के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है लिटिल वी के नाम से, एपिस फ्लोरिया जाना जाता है, एपिस फ्लोरिया जाना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है। रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों सी वाला, अंडा देना। मुख्य कार्य क्या होता है, रानी मधुमक्खी का अंडा देना होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ड्रोन मधुमक्खी का लिंग क्या होता है, वे कैसे उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बी वाला, अगुणित नर से विकसित होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से विकसित होते हैं और इसको कहा जाता है अगुणित नर कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रॉयल जेली का स्राव मधुमक्खी के किस ग्रंथ से होता है। किस ग्रंथ से होता है, तो किस ग्रंथ से होता है, हाइपोफेरिंजियल ग्रंथ से होता है। किससे होता है, हाइपोफेरिंजियल ग्रंथ से होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है, कार्यकर्ता मधुमक्खी कौन सी होती है, तो ये कौन सी होती है, वांझ मादा होती है। कौन सी होती है, कार्यकर्ता मधुमक्खी कौन सी होती है, वांझ मादा होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के मोम ग्रंथियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं। मोम ग्रंथियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं, तो किस भाग में पाई जाती हैं, पेट में पाई जाती हैं, पेट के निचले हिस्से में पाई जाती हैं, ठीक है, पेट के निचले हिस्से में पाई जाती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शहद में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है। शहद में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाई जाती है। कौन सी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाई जाती है।
फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी में स्वार्मिंग क्या है। मधुमक्खी में स्वार्मिंग क्या है, तो स्वार्मिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो रानी का कुछ कर्मियों के साथ नया छत्ता बनाने के लिए निकल जाना। पुरानी रानियों का कुछ कर्मियों के साथ में नया छत्ता बनाने के लिए निकल जाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खियों द्वारा छत्ते की दरारों को भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला गोंद जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। गोंद जैसा पदार्थ क्या कहलाता है जो दरारें भरने के काम में आता है मधुमक्खियों के। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, प्रोपोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोपोलिस कहा जाता है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है परागण और भूमिका से संबंधित प्रश्न। रोल ऑफ पोलिनेटर्स है, पोलिनेटर्स। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि पर परागण में कीटों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है। तो इस परागण को क्या कहा जाता है, एंटोमोफिली कहा जाता है। क्या, एंटोमोफिली कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दुनिया भर में फसलों के परागण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कीट समूह कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण कीट समूह कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, मधुमक्खियां हैं। कौन सी हैं, क्या है, मधुमक्खियां हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सूरजमुखी में मुख्य रूप से परागण किसके द्वारा होता है। सूरजमुखी में मुख्य रूप से परागण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फसलों में मधुमक्खी परागण से क्या संबंध है। फसलों में मधुमक्खी के परागण से क्या संबंध है, तो कैसा संबंध है इसमें, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि फल और बीज की गुणवत्ता तथा पैदावार दोनों बढ़ती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अल्फा फसल के परागण के लिए कौन सी मक्खी विशेष रूप से जानी जाती है। कौन सी मक्खी विशेष रूप से जानी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीफ कटर मधुमक्खी। क्या हो जाएगा, लीफ कटर मधुमक्खी हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल पूरी तरह कीट परागण पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सरसों। ठीक है, सरसों। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अंजीर में परागण किस विशिष्ट कीट द्वारा होता है। अंजीर में परागण किस विशिष्ट कीट के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, अंजीर ततैया के द्वारा होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कद्दू वर्गीय फसलों में बेहतर फल बनने के लिए छत्ते को खेत में कब रखना चाहिए। तो कब रखना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी वाला, फल आने की शुरुआत में। कब रखना चाहिए, फल आने की शुरुआत में कद्दू वर्गीय फसलों में रखना चाहिए छत्ते को खेत में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कीट परागित फूलों की क्या विशेषता होती है। तो इसकी क्या विशेषता होती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, वे आकर्षक रंगीन और मकरंद युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, आकर्षक रंगीन और मकरंद युक्त होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि इलायची के परागण में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है। इलायची के परागण में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है, तो किसकी होती है दोस्तों, मधुमक्खियों की विशेषकर होती है, मधुमक्खियों की होती है। और विशेषकर किसकी होती है, एपिस सेरेना होती है। क्या होती है, एपिस सेरेना होती है। फिर आता है दोस्तों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट पालन जिसमें आ जाता है प्रकार जीव विज्ञान सहतूत खेती। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि रेशम कीट का संबंध किस कीट गण से है, किस कीट गण से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, लेपिडोप्टेरा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहतूत रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। शहतूत रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, बोम्बाइक्स मोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोम्बाइक्स मोरी हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मूंगा रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है जो केवल असम में पाई जाती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, एंथेरिया एसेमेनाइज हो जाएगा, एसेमेनाइसिस हो जाएगा, ठीक है, एसेमेनाइसिस। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टसर रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। टसर रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, एंथेरिया माइलिटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंथेरिया माइलिटा हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एरी रेशम कीट का मुख्य भोजन क्या है। एरी रेशम कीट का मुख्य भोजन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आरंडी की पत्तियाँ। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक वर्ष में पीढ़ियों की संख्या आधार पर रेशम कीट के वर्गीकरण को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, वोल्टिनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल्टिनिज्म कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यूनिवोल्टाइन रेशम कीट वर्ष में कितनी पीढ़ियाँ पैदा करता है, कितनी पीढ़ियाँ पैदा करता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एक पीढ़ी पैदा करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत की स्थानीय रेशम कीट नस्लें मुख्य रूप से कैसी होती हैं, तो कैसी होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, मल्टीवोल्टाइन होती हैं। कैसी होती हैं, मल्टीवोल्टाइन होती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम ग्रंथि वास्तव में कीट के किस ग्रंथि का रूपांतरण है, किस कीट का रूपांतरण है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, लार ग्रंथि का रूपांतरण है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रेशम धागा मुख्य रूप से किन दो प्रोटीन से बना होता है, किन दो प्रोटीन से बना होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, फाइब्रोइन और सेरिशिन से बना होता है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रेशम के धागे में केंद्रीय जल अघुलनशील प्रोटीन कौन सा होता है, अघुलनशील प्रोटीन कौन सा होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, फाइब्रोइन होता है। कौन सा होता है, फाइब्रोइन होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट का लार्वा कोकून बनाने से पहले कितनी बार त्वचा बदलता है, कितनी बार त्वचा बदलता है, तो ये कितनी बार त्वचा बदलता है, 4 बार त्वचा बदलता है। कितनी बार, 4 बार त्वचा बदलता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कोकून से प्राप्त किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है, शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, मोरस अल्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोरस अल्वा हो जाएगा, राइट आंसर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहतूत का प्रवर्धन मुख्य रूप से किस विधि से किया जाता है, तो ये किस विधि से किया जाता है, तना कर्तन द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है, तना कर्तन के द्वारा किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट पालन गृह में तरुण कीटों के लिए शहतूत की कौन सी पत्तियां चुनी जाती हैं, तो शहतूत की कौन सी पत्तियां चुनी जाती हैं, बी वाला, राइट हो जाएगा, कोमल, रसदार और शीर्ष भाग की पत्तियां चुनी जाती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहतूत की पत्तियों की कटाई की मुख्य विधियां कौन सी हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी वाला, उपरोक्त सभी हो जाएगा, जिसमें आ जाएगा लीफ पिकिंग और शूट हार्वेस्टिंग, ब्रांच कटिंग, ये सभी इसमें आ जाएंगे, सभी सही है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि तोड़ी गई शहतूत की पत्तियों को ताज़ा रखने और नमी बचाने के लिए किस कक्ष या उपकरण का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि लीफ प्रिजर्वेशन चैम्बर, माइस्ट गनी बैग्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि चाउकी रियरिंग का क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, प्रथम और द्वितीय इंस्टार शुरुआती 2 अवस्थाओं के रेशम कीटों का पालन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीटों को कोकून बनाने के लिए जिस संरचना या फ्रेम पर छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, चंद्रिका या माउंटिंग फ्रेम कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कोकून के अंदर प्यूपा को मारकर रेशम धागा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टीफलिंग कहा जाता है, स्टीफलिंग कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्यूपा को बिना नुकसान पहुंचाए कोकून से धागा अनवाइंड उधेड़ने करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? रीलिंग कहलाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पेब्रिन रेशम कीट का एक विनाशकारी रोग है, यह किसके द्वारा होता है? तो यह किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, प्रोटोजोआ माइक्रोस्पोरिडियन के द्वारा होता है, या हम कह सकते हैं नोशिमा बोम्बाइसिस के द्वारा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मस्कार्डिन रोग रेशम कीट में किसके कारण होता है? रेशम कीट में किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, कवक फंगस के द्वारा होता है। कवक फंगस या कह सकते हैं व्यूवेरिया वेशिना कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फ्लेचेरी रोग रेशम कीट में मुख्य रूप से किसके संक्रमण से होता है? किसके संक्रमण से होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, जीवाणु और वायरस के संक्रमण से होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ग्रोशेरी रोग का कारक कौन सा वायरस है? तो इसका कौन सा वायरस है? फिर आता है अगला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वाम्बेक्स मोरी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट पालन में रियरिंग रोम और बर्तनों को रोगाणु मुक्त करने के लिए किसका व्यापक उपयोग किया जाता है? तो किसका व्यापक उपयोग किया जाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला, कि 2% फार्मेलिन या क्लोरीन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट का सबसे बड़ा परजीवी कीट कौन सा है जो रियरिंग ट्रे में हमला करता है? तो कौन सा हो जाएगा? उजी फ्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उजी फ्लाई हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि उजी फ्लाई रेशम कीट की किस श्रेणी में आती है? तो किस श्रेणी में आती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, आंतरिक परजीवी में आता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सिल्क वार्म रियरिंग हाउस में आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए फर्श पर क्या छिड़का जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, बुझा हुआ चूना और ब्लीचिंग पाउडर छिड़का जाता है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है लाख कीट पालन। तो इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लाख कीट का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? लेशिफेर लेक्का है। क्या है? लेशिफेर लेक्का या खेरी लेक्का कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख कीट किस कीट गण ऑर्डर के अंतर्गत आता है? किस कीट गण के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हेमिप्टेरा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख वास्तव में कीट के शरीर के किस भाग का स्राव है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, त्वचीय ग्रंथियों का रालदार स्राव। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि व्यावसायिक लाख का अधिकांश भाग लगभग 3 गुना अधिक किसके द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, मादा लाख कीट के द्वारा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख कीट की प्रमुख प्रजातियों नस्लों के नाम क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, रंगीनी और कुसमी है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कुसमी लाख कीट के लिए सबसे उत्तम होस्ट प्लांट कौन सा है? तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, कुसुम है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रंगीन लाख कीट मुख्य रूप से किस पौधे पर पाला जाता है? किस पौधे पर पाला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पलाश और बेर पर पाला जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नवजात लाख कीट लार्वा का होस्ट प्लांट की टहनियों पर रेंकर चिपकना क्या कहलाता है? रेंकर चिपकना क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वार्मिंग कहलाता है, स्वार्मिंग या क्राउलिंग कहलाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टहनियों से
काटी गई लाख जिसमें कीट अभी भी अंदर होते हैं क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? स्टिक लाख कहलाती है, स्टिक लाख कहलाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्टिक लाख को फूटकर, धोकर और सुखाकर जो दानेदार लाख प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? सीड लाख या सीडलेक या चाउरी कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शुद्ध और प्रसंस्कृत लाख का अंतिम रूप जो चादरों या पपड़ी के रूप में कहलाता है क्या कहलाता है? शैलैक कहलाता है। क्या कहलाता है? शैलैक कहलाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि लाख कीट का सबसे घातक परभक्षी कीट कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, ए और बी दोनों। ठीक है, ए में हो जाएगा यूब्लेमा एम्बिलिस और बी वाला हो जाएगा पेशियोडोहाइपाटोपा और पल्वेरिया हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, तो इसमें आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में लाख अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, रांची झारखंड में स्थित है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, चूड़ियों और खिलौने बनाने में और विद्युत इंसुलेटर और सीलिंग वैक्स में और पॉलिश और वार्निश में किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख कीट लार्वा का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है? नाव के आकार का रेंगने वाला होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला भाग, जिसमें पूछा गया है कि जैविक नियंत्रण और परजीवी और परभक्षी से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि कीट नियंत्रण में पैरासिटाइड क्या है? क्या होता है? पैरासिटाइड क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी वाला, एक कीट जिसका लार्वा होस्ट कीट के अंदर या बाहर रहकर उसे अंततः मार देता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ट्राइकोतुल या ट्राइकोग्रामा एसपीपी किस प्रकार का पैरासिटाइड है? तो किस प्रकार का पैरासिटाइड है? अंडा परजीवी पैरासिटाइड है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गन्ने के पायरिला कीट के नियंत्रण के लिए किस प्रभावी परजीवी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, लार्वा प्यूपा एक्टोपैरासिटाइड हो जाएगा, एक्टोपैरासिटाइड हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कपास के वालवार्म के अंडों को नष्ट करने के लिए किस मित्र कीट का बड़े पैमाने पर प्रयोगशाला में संवर्धन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, ट्राइकोग्रामा चिलोनाइज। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्राइसोपेरला क्रेनिया ग्रीन लेशविंग किस प्रकार का जैव नियंत्रक एजेंट है? किस प्रकार का जैव नियंत्रक एजेंट है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों डी वाला, सामान्य परभक्षी और जो एफिड थ्रिप्स को खाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लेडी बर्ड भृंग मुख्य रूप से किस हानिकारक कीट का भक्षण करते हैं? तो किसका भक्षण करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, एफिड्स और जू का भक्षण करते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि किस परभक्षी कीट को मेलीबग स्ट्रायर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्राइप्टोलेमस मोन्ट्रोजीरी कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रयोगशाला में ट्राइकोग्रामा के मास मल्टीप्लिकेशन के लिए किस कृत्रिम होस्ट के अंडों का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला, चावल का कीट। ठीक है, चावल का कीट, कोरसाइरा सेफेलोनिका राइस माउथ। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कोटेशिया फ्लेविपेस किस कीट का एक महत्वपूर्ण लार्वा
पैरासिटाइड है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, गन्ना और मक्का तना छेदक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि परभक्षी कीट और पैरासिटाइड में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका मुख्य अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला आंसर हो जाएगा। परभक्षी अपने जीवन काल में कई शिकारों को मारता है, जबकि पैरासिटाइड को चक्र पूरा करने के लिए केवल एक होस्ट की आवश्यकता होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि व्राकोन ब्रेविकोर्निस का उपयोग किस कीट के जैविक नियंत्रण के लिए में किया जाता है। तो किस में किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, नारियल का काला सिर वाला कैटरपिलर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कीट विज्ञान में सिरफिड फ्लाई का लार्वा क्या कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा, एफिड्स का शिकार करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रेडिटरी माइट्स जैसे फाइटोसेइड किसका नियंत्रण करती है, तो किसका नियंत्रण करती है, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, हानिकारक फाइटोफैगस माइट्स लाल मकड़ी घुन का। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रेइंग मेंटिस किस गण का परभक्षी कीट है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, मेंटोडिया का परभक्षी कीट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ड्रैगन फ्लाई और डेमसे लफ्लाई किस कीट गण में आते हैं जो उड़ते हुए मच्छरों का शिकार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, ओडोनाटा हो जाएगा। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि कीट गण खरपतवारनाशी और एवं अपमार्जक। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि गाजर घास या कांग्रेस घास के जैविक नियंत्रण के लिए मेक्सिको से कौन सा भृंग भारत लाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पार्थेनियम बीटल लाया गया था। कौन लाया गया था, पार्थेनियम बीटल लाया गया था। जाइगोग्रामा वाइको लोराटा है, वाइको लोराटा। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जलकुंभी के नियंत्रण के लिए कौन सा वीविल अत्यधिक प्रभावी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, नोई चेटेनिया इखोरनिया है, और एन ब्रूची हो जाएगा, एन ब्रूची। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नागफनी के जैविक नियंत्रण के लिए किस स्केल कीट का उपयोग किया गया था जिसने ऐतिहासिक सफलता पाई है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, डेक्टिलोपियस स्केली कीट। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फर्न साल्वनिया को नियंत्रित करने वाला प्रसिद्ध खरपतवारनाशी कीट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वीविल है। कौन सा है, वीविल है, साइट्रोवेगस सेल्विनिया। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि मृत कार्बनिक पदार्थ सड़े गले और गोबर को खाकर पर्यावरण को साफ रखने वाले कीट क्या कहलाते हैं। तो ये कीट क्या कहलाते हैं, अपमार्जक या स्केवेंजर कहलाते हैं। तो आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गोबर भृंग पर्यावरण में किस रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो किस रूप में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, स्केवेंजर और मृदा पोषण पुनर्चक्रणता में निभाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट ऑर्डर मुख्य रूप से केवल परभक्षी कीटों जैसे लेडीबर्ड भृंग ग्राउंड वीटल के लिए जाना जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कोलियोप्टेरा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रोवर वीटल और ग्राउंड वीटल फसलों में क्या भूमिका निभाते हैं,
क्या भूमिका निभाते हैं? तो ये क्या भूमिका निभाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वे मिट्टी के हानिकारक कीटों के परभक्षी हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रोगाणुओं और कीटों के कृत्रिम संवर्धन में कोर्साइरा कार्ड्स का उपयोग किस कीट के अंडों को चिपकाने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ट्राइको कार्ड बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जैविक नियंत्रण में क्लासिक बायोलॉजिकल कंट्रोल का क्या अर्थ है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला, किसी विदेशी आक्रामक कीट को नियंत्रित करने के लिए उसके मूल देश से प्राकृतिक शत्रु को आयात करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गहन अभ्यास प्रश्न, तो इसमें आ जाता है मिश्रित और उच्च स्तरीय प्रश्न आ जाते हैं 106 से लेकर के 200 तक। तो आज की वीडियो में जो है दोस्तों 200 तक ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद अगले पार्ट में आएंगे तो हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन आ जाता है, मधुमक्खी के विष में मुख्य दर्दनाक घटक कौन सा पेप्टाइड होता है? कौन सा पेप्टाइड होता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा मेलिटिन हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एपीथेरेपी चिकित्सा की वह शाखा है जिसमें किसका उपयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग जो है रोगों के इलाज के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, मधुमक्खी के उत्पादों शहद विष रॉयल जेली का किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन में अवांछित रानी कोशिकाओं को काटना क्यों आवश्यक है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्वार्मिंग को रोकने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के पैर के किस भाग को पराग टोकरी या कोर्बिकुला कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? टिबिया को कहा जाता है, हिंद टिबिया। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट के अंडे से निकलने वाले नए कैटरपिलर का रंग कैसा होता है? तो कैसा रंग होता है? काला या गहरा भूरा चींटी जैसा, इसलिए इसे चींटी अवस्था भी कहते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट पालन में उम्र बढ़ने के साथ रियरिंग बेड का क्षेत्रफल बढ़ाना क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, कीटों के बढ़ते आकार और अत्यधिक भोजन की आवश्यकता के कारण भीड़ भाड़ से बचाने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट के प्यूपा को कोकून के अंदर ही मारने के लिए धूप में सुखाना किस प्रक्रिया का हिस्सा है? तो किस प्रक्रिया का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, स्टीफलिंग हो जाएगा। ठीक है, स्टीफलिंग हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है मल्टीवोल्टाइन रेशम कीट की प्रजातियों के अंडे कैसे होते हैं? तो इसके अंडे कैसे होते हैं? गैर डाइपोज, ए वाला राइट हो जाएगा, गैर डाइपोज प्रकार के लगातार विकसित होने वाले होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि लाख उत्पादन में लैक डाई कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए वाला, लाख धोने के बाद बचे हुए रंगीन पानी से। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि लाख कीट में फर्टिलाइजेशन निषेचन मुख्य रूप से कैसा होता है? तो कैसा होता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला, लैंगिक और अनिषेक जनन दोनों प्रकार से होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस कीट ऑर्डर के कीड़ों के अग्रपंख सख्त होकर एलिट्रा बनाते हैं जो परभक्षियों में आम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कोलियोप्टेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलियोप्टेरा हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक बहुत छोटा ततैया है, यह किस हानिकारक कीट का प्रभावी पैरासिटाइड है? किस प्रकार का हानिकारक पैरासिटाइड है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, ग्रीन हाउस सफ़ेद मक्खी हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव हाइपर पैरासिटाइड है? कैसा है? हाइपर पैरासिटाइड कहलाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला, जो किसी अन्य पैरासिटाइड के ऊपर परजीवी होता है।
फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जैव नियंत्रक एजेंटों के सुरक्षित भंडारण के लिए सामान्यतः तापमान कितना रखा जाता है। तो कितना रखा जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कम तापमान 5 सेल्सियस से 10 सेल्सियस, ताकि वे सुप्तावस्था में रहते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दीमक का प्राकृतिक परभक्षी जो इन्हें भारी संख्या में खाता है कौन सा कीट समूह है, कौन सा कीट समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, कुछ विशिष्ट चींटियां और ग्राउंड बीटल। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के छत्ते में मोम का स्राव केवल कौन सी मधुमक्खियां कर सकती हैं, कौन सी मधुमक्खियां कर सकती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला हो जाएगा, 12 से 18 दिन की आयु वाली कार्यकर्ता मधुमक्खियों द्वारा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी की रानी दिन में औसतन कितने अंडे दे सकती है। तो कितने अंडे दे सकती है, औसतन 1500 से 2000 अंडे दे सकती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पेरिसिटिज्म की दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, परजीवित कीटों की संख्या कुल एकत्रित कीटों की संख्या इंटू 100। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहतूत की खेती प्रूनिंग या छटाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, पत्तियों की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाना तथा पौधों को उचित आकार देना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट के हाइबरनेशन को तोड़ने के लिए अंडों को किस अम्ल में उपचारित किया जाता है। तो किस अम्ल में उपचारित किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपचारित किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख कीट की मादा अपने जीवन काल में लगभग कितने अंडे देती है। तो कितने अंडे देती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, 200 से 500 अंडे देती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूरोप्टेरा ऑर्डर का सदस्य है जिसे एफिड लाइन भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, क्राइसोपेरला का लार्वा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कपास की पिंक वॉलवॉर्म के खिलाफ किस पैरासिटाइड का प्रयोग किया जाता है। तो किस पैरासिटाइड का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, चेलोनस ब्लैक वर्नी और ट्रिकोगर्मा, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि खरपतवार नाशी कीटों की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए क्या आवश्यक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, वे अत्यधिक होस्ट स्पेसिफिक होने चाहिए ताकि मुख्य फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फ्लैश फ्लाई और ब्लो फ्लाई मुख्य रूप से किस श्रेणी में आती हैं। तो किस श्रेणी में आती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, स्कैवेंजर, अपमार्जक, सड़े मांस और कार्बनिक पदार्थों को खाने वाली। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खियों में डार्क विंग्स और उड़ने में असमर्थता किस वायरस के कारण होती है। तो किस वायरस के कारण होती है, क्रोनिक वी पैरालिसिस वायरस के कारण होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट में सोटो रोग जो वास्तव में एक प्रकार का बैक्टीरियल फ्लेचेरी है किसके विष से होता है। तो ये किसके विष से होता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, बेसिलस थ्योरिंजेनेसिस। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख की फसल को परिपक्व होने से पहले ही काट लेना क्या कहलाता है। तो इसको जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, अरी लाख। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख कीट के लार्वा के निकलने के बाद बची हुई खाली लाख की टहनी को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, फंकी लाख। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कीटों के जैविक नियंत्रण में इनोड्यूलेशन का क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, इसमें बताया गया है प्राकृतिक शत्रु की बहुत कम मात्रा छोड़ना ताकि वे
खुद को स्थापित कर लंबे समय तक नियंत्रण कर सके। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कीटों के जैविक नियंत्रण में इनंडेशन का क्या तात्पर्य है। इनंडेशन का क्या तात्पर्य है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला। कीटनाशक की तरह प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ट्राइकोतुल को भारी संख्या में अचानक छोड़ना ताकि तुरंत नियंत्रण हो सके। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस देश में रेशम की खोज का जन्मदाता माना जाता है। तो किस में माना जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चीन को माना जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम धागे की मोटाई और वजन मापने की इकाई को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, डेनियर कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डेनियर का क्या अर्थ होता है। डेनियर का क्या अर्थ होता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला 9000 मीटर लंबे रेशम धागों का वजन ग्राम में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट ऑर्डर डिप्टेरा 2 पंखों वाले कीट के अंतर्गत आता है और इसमें कई महत्वपूर्ण परभक्षी व पैरासिटाइड जैसी टेचिनिड फ्लाइड शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला मक्खियाँ। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टेचिनिड मक्खियाँ मुख्य रूप से क्या होती हैं। टेचिनिड मक्खियाँ मुख्य रूप से क्या होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला कैटरपिलर्स की प्रभावी पैरासिटाइड। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के छत्ते में यूरोपीय फाउल ब्रूड रोग का मुख्य कारक जीवाणु कौन सा है। तो इसका जो है कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला मेलिस शोकोकस प्लूटोनियस। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लांताना कामारा खरपतवार के नियंत्रण के लिए किस कीट का उपयोग किया जाता है। तो किस कीट का उपयोग किया जाता है, लांताना लेशबग का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट पालन में ये दोस्तों इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पालन में विगिंग या वेड क्लीनिंग क्यों की जाती है। ठीक है, वेड क्लीनिंग समझ लो, वो पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वेड क्लीनिंग तो है, ठीक है, वेड क्लीनिंग क्यों की जाती है। तो ये क्यों की जाती है, बची हुई पत्तियों और कीटों के मलमूत्र को हटाकर स्वच्छता बनाए रखने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख पाए जाने वाले प्राकृतिक राल का प्रतिशत लाभ लगभग कितना होता है। तो कितना प्रतिशत होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला 70% से 80% तक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्राइसोपा संवर्धन के लिए प्रयोगशाला में मुख्य भोजन के रूप में क्या दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला कोर्शीरा के संपीड़ित अंडे दिए जाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत आता है जिसमें अधिकांश चींटियां ततया मधुमक्खियां और परजीवी आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला हाइमेनोप्टेरा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहद का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। शहद का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला 1.41 से 1.44 होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट के हाइबरनेटिंग अंडों को ठंडे तापमान 4 सेल्सियस पर रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोल्ड स्टोरेज शीतलन कहा जाता है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख कीट की कुसमी फसल की 2 मुख्य ऋतुएं कौन सी हैं। तो कौन सी हैं, अगहनी और जेठवी है। कौन सी है, अगहनी और जेठवी है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख कीट की रंगीनी फसल की 2 मुख्य ऋतुएं कौन सी हैं। तो इसकी 2 मुख्य ऋतुएं कौन सी हैं, पहली हो जाएगी कत्की और दूसरी हो जाएगी वैशाखी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक नियंत्रण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, जैविक नियंत्रण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला हैरी स्मिथ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि
वेडिशिया वीटल के किस हानिकारक कीट का ऐतिहासिक रूप से पूर्ण नियंत्रण किया गया है? तो कोटनी कुशन स्केल का किया गया है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में जैविक नियंत्रण का पहला सफल उदाहरण कौन सा था? तो कौन सा था? नागफनी का कोचिनियल कीट द्वारा नियंत्रण। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट पालन के लिए आदर्श तापमान कितना माना जाता है? तो ये कितना माना जाता है? 24 सेल्सियस से 28 सेल्सियस माना जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट के कवक जनित रोग मास्कार्डिन को रोकने के लिए बेड पर किसका छिड़काव किया जाता है? तो किसका छिड़काव किया जाता है? विजेता या रेशम ज्योति कवकनाशी चूना मिश्रण का किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख के कीड़ों को नए मेज़बान पौधों पर बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इनोकुलेशन ब्रूड लेशिंग कहा जाता है। इनोकुलेशन या ब्रूड लेशिंग कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी शाला को खेत में कहाँ स्थापित करना चाहिए? तो इसको जो है सीधे तेज धूप और तेज हवा से दूर छायादार और पानी के स्रोत के पास स्थापित करना चाहिए। ये वाला राइट हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खियों के पैर में पाया जाने वाला पराग कंघा कहाँ स्थित होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, टार्सस के आंतरिक भाग पर। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एपेंटेलस किस कुल या सुप्रसिद्ध परजीवी ततैया है? तो ये किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रेकोनिडी का है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इक्नेउमोन ततैया मुख्य रूप से किस अवस्था में हमला करते हैं? तो किस अवस्था में हमला करते हैं? कैटरपिलर और प्यूपा की अवस्था में हमला करते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कीटों में क्रिप्टोलैक्टिक या परभक्षी व्यवहार का प्रदर्शन करने वाले ग्राउंड बीटल किस कुल से संबंधित है? तो इसमें आ जाता है कैराविडी। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहतूत की पत्तियों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो रेशम उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और पानी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट की प्यूपा अवस्था कहाँ सुरक्षित रहती है? तो कहाँ सुरक्षित रहती है? कोकून के भीतर सुरक्षित रहती है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख का गलनांक लगभग कितना होता है? इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 72 सेल्सियस से 75 सेल्सियस होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के किस रोग को मम्मी रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लार्वा कड़े पत्थरों जैसे हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, चाक ब्रूड और स्टोन ब्रूड। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 में हुई थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान CSRTI कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम का राजा किसे कहते हैं जो अपनी सुनहरी चमक के लिए प्रसिद्ध और केवल भारत में पैदा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूगा रेशम। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अहिंसक रेशम किसे कहते हैं? अहिंसक रेशम किसे कहा जाता है और क्योंकि इसमें कोकून और बिना उबाले प्यूपा के बाहर निकलने के बाद धागा निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, एरी रेशम। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख कीट का कौन सा चरण टहनियों पर स्थिर होकर अपना पैर खो देता है और केवल लाख स्रावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, प्रथम इंस्टार के बाद मादा लार्वा। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट ऑर्डर हेमिप्टेरा का है और इसके सदस्य जैसे एंथोकोरिडा, कोरिड बग, थ्रिप्स और माइट्स के परभक्षी हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ए वाला, शिकारी कीड़े, ट्रू बग्स। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सिरफिड फ्लाई वयस्क मुख्य रूप से क्या खाते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, फूलों का पराग और मकरंद इस प्रकार ये परागण में भी सहायक हैं, पोलन एंड नेक्टर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि गाजर घास के खिलाफ काम करने वाले जाइगोग्रामा वाइकोलोराटा भ्रंग की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, इसके लार्वा और वयस्क दोनों गाजर घास की पत्तियां खाकर उसे नष्ट कर देते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी शाला में रोबिन क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, एक छत्ते की मधुमक्खियों द्वारा कमज़ोर छत्ते से शहद चुराना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खियों में पैरालिसिस लकवा रोग किसके कारण होता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वायरस। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट में कोकूनों की सॉर्टिंग क्या की जाती है, क्यों की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, दोषपूर्ण गंदे और पिघले हुए कोकूनों को अच्छे कोकूनों से अलग करने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख के कीड़ों को फूकी टहनियों से अलग करने का सही समय क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, जब सभी लार्वा रेंग कर बाहर निकल चुके हों। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वेथलिड ततैया मुख्य रूप से किस कीट के लार्वा के बाह्य परजीवी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, नारियल का कैटरपिलर और गोदामों के कीट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रयोगशाला में पाले जाने वाले परभक्षी ब्लास्टोफाइगा का उपयोग किस फसल में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, अंजीर में किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सुपर पैरासिटिज्म क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, जब एक ही होस्ट कीट पर एक ही प्रजाति के कई पैरासिटाइड अंडे देते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि मल्टीपल पैरासिटिज्म क्या होता है? तो ये क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, जब एक ही होस्ट कीट पर विभिन्न प्रजातियों के 2 या अधिक पैरासिटाइड आक्रमण करते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कद्दू की मक्खी और फलों की मक्खी को नियंत्रित करने के लिए खेतों में किस प्रकार के ट्रैप्स लगाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, फेरोमोन जाल या मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खियों में डिसेंट्री पेचिस का मुख्य कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, खराब मौसम में लंबे समय तक बंद रहना या दूषित भोजन शर्करा का सेवन करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहतूत की कटाई के बाद पौधों की नई टहनियाँ फूटने के लिए भूमि स्तर से कुछ ऊंचाई पर तने को काटना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, पोलार्डिंग या वाटम प्रूनिंग कहलाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शैलक का रंग कैसा होता है जो शुद्धिकरण के स्तर पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, हल्का पीला से लेकर गहरा नारंगी भूरा होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ट्राइकोग्रामा का वयस्क कीट मुख्य रूप से क्या खाकर जीवित रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये वाला, शहद की बूंदें या शर्करा का घोल। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जैव नियंत्रण में संरक्षण का क्या अर्थ है? तो संरक्षण का इसमें क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, खेतों में पहले से मौजूद मित्र कीटों, परभक्षी या परजीवी की कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से बचाने और उनका विकास करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कीट अपमार्जक मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कार्बनिक मलबे को बारीक टुकड़ों में तोड़कर सड़ने की प्रक्रिया तेज करते हैं, जिससे ह्यूमस बनता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट पालन में रेशम के कीड़ों का कमरा हवादार होना क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ताकि CO2 और गर्मियों अमोनिया जैसी हानिकारक गैसें बाहर निकल सकें और शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख कीट के शरीर पर पाई जाने वाली 3 मुख्य ग्रंथियां या छिद्र कौन से हैं जिनका मोम और सफ़ेद धागे निकलते हैं? जिनसे
मोम और सफ़ेद धागे निकलते हैं। राइट आंसर है ए वाला, श्वसन छिद्र और गुदा छिद्र। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जैविक नियंत्रण एजेंटों की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मुख्य पर्यावरण कारक कौन सा है? तो मुख्य पर्यावरण कारक कौन सा है? ए वाला राइट हो जाएगा, अत्यधिक उच्च तापमान और रसायनों का अंधाधुंध छिड़काव। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन में क्वीन एक्सक्लूडर का क्या उपयोग है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, रानी को केवल ब्रूड चैम्बर अंडे देने वाले कक्ष में सीमित रखना ताकि वह सुपर चैम्बर शहद कक्ष में अंडे न दे सके। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम उद्योग में कोकून की कटाई के समय कमरे की आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, अपेक्षाकृत कम 60 से 70% ताकि धागा जल्दी सूखकर सख्त हो सके। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सीड लाख को पिघलाकर कपड़े से छानने के बाद जो शुद्ध लाख पपड़ी प्राप्त होती है उसे अल्कोहल में घोलने पर क्या बनता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, वर्निश या फ्रेंच पॉलिश बनता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एंथ्रीडियम और इक्नेउमोनिड तथा किस मुख्य कीट ऑर्डर के अंतर्गत मास मल्टीप्लिकेशन के लिए चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, हाइमनोप्टेरा। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मास रिपेयरिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, न्यूनतम लागत पर अधिकतम स्वस्थ मित्र कीटों का कम समय में उत्पादन करना। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फसलों में मधुमक्खी बक्से रखते समय 2 बक्सों के नीचे न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, 2 से 3 मीटर होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहतूत की पत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस मुख्य पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फिर आता है दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कीट विज्ञान की वह शाखा जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी कीटों के व्यावसायिक पालन से संबंधित है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? एप्लाइड एंटोमोलॉजी या आर्थिक कीट विज्ञान, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी कहलाती है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।